जेल में सरकार, सुनीता की हुंकार। तीसरे चरण की कैंपेन की भी हम शुरुआत कर रहे हैं। ईस्ट दिल्ली लोकसभा से सुनीता केजरीवाल जी रोड शो कर रही हैं। रायबरेली अमेठी का संग्राम, राहुल प्रियंका पर फाइनल मुहर। दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे यही मैं आपको बोलूंगा। ये कैंडिडेट हमारा है जो डाल रहे हैं। संदेश खाली, सीबीआई और सियासत। संदेश खाली के ऊपर टूट पड़े हैं ये लोग। बशीरहाट की जनता के ऊपर छोड़ दीजिए ना। 4 जून को रिजल्ट तो देखिए, कितने लाख वोटों से बशीरहाट जिताएगी तृणमूल कांग्रेस को। इतने हथियार मिलते हैं, एक तरह से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए। तीसरे चरण का रण, प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। 40 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। चरण में स्वस्थ हो गए थे, दूसरे चरण में ध्वस्त। तो कल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत वोटिंग हुई, जिसने सियासी दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि देश में चुनावी चर्चा अलग ही मोड़ ले चुकी है। लेकिन इस बीच पॉलिटिकल पारा दिल्ली का बेहद चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बात आम आदमी पार्टी के इम्तिहान की, जो अब शुरू होने जा रही है, तो साथ ही संदेश खाली में सीबीआई छापे के बाद सियासत हाई होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि 24 के चुनाव में पक रही सियासी खिचड़ी का स्वाद आखिर कितना बिगड़ेगा। 4 बड़ी खबरें देख लीजिए आज दिन भर की। पहली बड़ी खबर, सुनीता केजरीवाल का शंखनाद आज से होने जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर, राहुल प्रियंका पर फाइनल मुहर आज लग सकती है। तीसरी बड़ी खबर, संदेश खाली पर सियासत लगातार हाई होती जा रही है। चौथी बड़ी खबर, तीसरे फेज के दंगल का धुआंधार प्रचार शुरू हो चुका है। अलग अलग पार्टियों के तमाम बड़े दिग्गजों ने मोर्चा संभाला हुआ है। 4 बड़ी खबरें, लेकिन चर्चा 2 खबरों पर होगी। सुनीता केजरीवाल का शंखनाद जो होने जा रहा है दिल्ली से आज, उस पर बात करेंगे, और साथ ही राहुल प्रियंका पर फाइनल मुहर आज के दिन लग सकती है, ये बात सामने आ रही है। और इन 2 खबरों पर विस्तार से बात करने के लिए, ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत आपको बताएंगे आम आदमी पार्टी के चुनावी शंखनाद के बारे में, और साथ ही ज्ञानेंद्र कुमार दिल्ली से जुड़े हुए हैं, वो अमेठी और रायबरेली से राहुल या प्रियंका के उतरने पर जो सस्पेंस बना हुआ है उस पर ताज़ा अपडेट आपको देंगे। लेकिन बड़ी खबर सबसे पहले दिल्ली से जो हमारे पास है वो आप जान लीजिए। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मैदान में उतर रही हैं, और बड़ी खबर यह है कि आज से चुनाव प्रचार वो करेंगी। दिल्ली में सुनीता केजरीवाल का रोड शो होने वाला है। शाम को 4 बजे पूर्वी दिल्ली में रोड शो, कुलदीप कुमार के समर्थन में वोट की अपील करेंगी सुनीता केजरीवाल। ये बड़ी खबर है। आज से शुरुआत होने जा रही है। वो कहा जा रहा है कि आज रोड शो करेंगी और उसके बाद फिर वो अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रचार करती हुई नजर आएंगी। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक और, तिहाड़ जेल में बंद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और आज से सुनीता केजरीवाल उनकी पत्नी मोर्चा संभालने जा रही हैं। रोड शो वो आज करने वाली हैं, और ये कहा जा रहा है कि जेल का जवाब वोट से दो, इसी कैंपेन के तहत, इसी नारे के तहत आम आदमी पार्टी अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, आज से शंखनाद खुद करने जा रही है सुनीता केजरीवाल, वो बागडोर संभाल रही है प्रचार प्रसार की, और पूर्वी दिल्ली से इसकी शुरुआत। जी बिल्कुल दीपा, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के मुखिया तो हैं, स्टार प्रचारक भी हैं, अब उनकी अनुपस्थिति में खुद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उनकी जगह लेने की कोशिश कर रही हैं, और आज से इसकी शुरुआत है। ये आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली का इलाका, जहां पर इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट आम आदमी पार्टी को गई है, कुलदीप कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है, और यहाँ पर इसलिए शुरुआत की जा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी इस सीट पर सबसे ज़्यादा निगाहें बनाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी को लगता है कि उन्होंने जनरल सीट पर एक रिजर्व कैंडिडेट को खड़ा किया है, जिसका एक बड़ा मैसेज लोगों के पास जाएगा। और ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल यहाँ पर पहुँचेंगी और यहाँ से इस चुनावी रैली की शुरुआत करेगी। 6ठे चरण में चुनाव है, चुनाव में वक्त है,
करीबन करीबन 1 महीने का दिल्ली में, लेकिन उससे पहले ये कोशिश है कि जनता से कनेक्ट किया जा सके, जनता के बीच जाया जा सके। और आम आदमी पार्टी का मकसद सिर्फ एक ही है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है उसे इस तरीके से पेश करना कि वो गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है, और खासतौर पर तब हुई है जब चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए अरविंद केजरीवाल को जाना था, घूमना था, वोट की अपील करनी थी, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो यही वजह है कि उनकी जगह उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को उतारा गया ताकि एक सिंपैथी भी गेन की जा सके, लोगों से कनेक्शन बनाया जा सके, और इस जगह से शुरुआत होनी है। संजीव झा आम आदमी पार्टी के विधायक मेरे साथ मौजूद है। संजीव जी, सुनीता केजरीवाल को चेहरा बनाने के पीछे सिर्फ यही कि सिंपैथी गेन करनी है? देखिए, सुनीता जी कोई चेहरा नहीं बन रही है। लोग ये चाह रहे हैं कि सुनीता जी को हम कहें कि आपके साथ हम कर रहे हैं, आप अरविंद जी के साथ खड़े रहिए। तो आज जब सुनीता जी आ रही हैं तो सुनीता जी, लोग ये चाहते हैं कि अरविंद जी क्या कह रहे हैं, अरविंद जी किस स्थिति में है, कहीं अरविंद जी को कोई और दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो अरविंद जी का मैसेज लेकर के सुनीता जी आज लोगों के बीच में आएंगे। और देखिए, अलग अलग जगह लोग अलग अलग तरीके से, कोई लिख रहा है आई लव केजरीवाल, कोई लिख रहा है मेरा बेटा केजरीवाल है, कोई बच्चा कह रहा है मेरा अच्छा स्कूल कर दिया इसलिए मैं केजरीवाल के साथ हूँ। तो ये सब अलग अलग वर्ग के लोग भी। बीजेपी तो ये कह रही है ना कि अगर किसी अपराध में, अगर हालांकि अभी तक आरोप तय नहीं हुआ है, कोई व्यक्ति जेल में है, तो आप उसको इतना ग्लोरीफाई क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? अपराध क्या है ये पूरा देश देख रहा है। अपराध ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी। अपराध ये है कि आज हर गरीब को अच्छे इलाज की व्यवस्था हो गई। अपराध ये है कि आज गरीब महिलाओं को बसों में यात्रा मुफ्त है। अपराध ये है कि बाबा साहब के संविधान में जो सपना बाबा साहब ने देखा था, उस सपना को पूरा करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल जी ने किया। भ्रष्टाचार की बात होती तो हम कहते भाई शरद चंद्र रेड्डी जिसको तुम किंगपिन कहते थे, उससे तुमने 60 करोड़ रुपया ले लिए, जांच ईडी का वहां से कराओ और भेजो अपने गृह मंत्री को जेल, भेजो अपने वित्त मंत्री को जेल। वो तो नहीं किया आपने। भ्रष्टाचार की जांच नहीं है, घबरा रहे हैं। दिल्ली की जनता ये जेल का जवाब अपने वोट से करेगी। तो इसी नारे के साथ देखिए, तस्वीर भी दिखा देता हूं, अरविंद केजरीवाल की एक बड़ा कटआउट लगाया हुआ है और सीधे तौर पर लिखा है जेल का जवाब वोट से। और इसी मैसेज के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उतरी है। हालांकि फायदा कितना मिलेगा ये नतीजे बताएंगे, लेकिन इस बार का चुनाव दिल्ली का इसलिए भी अलग है क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। 4 सीटें बीच आम आदमी पार्टी के खाते में है, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में। इसलिए भी आम आदमी पार्टी को उम्मीद ज्यादा है कि चुनाव में उनको कहीं ना कहीं 1 सीट पर तो कम से कम जीत जरूर मिल जाए। बिल्कुल ठीक है दीपक। अब अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में खुद सुनीता केजरीवाल मोर्चा संभाल भी रही हैं। वो लोगों के बीच जाएंगी, वहां जाकर के वोट की अपील करेंगी और अरविंद केजरीवाल के लिए आशीर्वाद वो मांगने का काम आज से शुरू करेंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने ईडी के आरोपों पर अपना जवाब दाखिल किया है। उन्होंने अपने जवाब में दावा किया कि ईडी के 4 गवाहों का संबंध बीजेपी से है और लोकसभा उम्मीदवारी मंगुटा श्रीनिवास रेड्डी को बीजेपी का समर्थन हासिल है। जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनको लेकर यह दावा किया गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से। उन्होंने दावा किया कि उन्हें सिर्फ बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने क्या जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में कुछ डिटेल्स हमारे पास हैं, उससे आपको हम रूबरू करवा दें। देखिए, उन्होंने कहा है कि बीजेपी से ईडी के 4 गवाहों का संबंध है। जो 4 गवाह हैं उनसे सीधा संबंध है बीजेपी का। बीजेपी को 60 करोड़ का चंदा देने वालों में शरद रेड्डी शामिल है। हवाला एजेंट के पास से गुजराती में लिखी डायरी हासिल हुई है और बीजेपी गोवा के एक सीनियर नेता का करीबी है सत्य विजय, इसका भी जिक्र किया गया है। और साथ ही बीजेपी ने अपने हिसाब से सबूत बनाकर कोर्ट में पेश किए हैं। और बीजेपी समर्थित लोकसभा प्रत्याशी है मंगुटा श्रीनिवासन रेड्डी और बयानों के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया। सभी से जबरदस्ती बयान लिए गए, मेरे खिलाफ सबूत बनाए गए, कोर्ट में पेश किया गया और मुझे फंसाया गया। ये बार बार केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है और आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है। सीधे दीपक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। दीपक, अब इसको लेकर आज से कैंपेन भी शुरू हो रहा है। सुनीता केजरीवाल खुद लोगों के बीच में भी जाएंगी और इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से, उसमें साफ तौर से वही बातें रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं जो पहले से शुरुआत से कह रहे हैं कि ये सारी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। जी बिल्कुल दीपा, और अरविंद केजरीवाल ने इस बार भी कुछ नया नहीं कहा, जैसा आपने भी कहा है, क्योंकि हाईकोर्ट में जब अपनी याचिका लेकर गए थे, हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, तब भी उनके वकील ने यही बातें कही थी। इन्हीं सब चीज़ों की बातें के बारे में कहा गया था कि जो आरोपी थे वो गवाह बन गए, वो इसलिए बन गए ताकि उन्हें बेल मिल सके और अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
हालांकि इस पूरे मामले को हाईकोर्ट ने इसका खंडन कर दिया था, राहत नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और अब सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ इन्हीं बातों के साथ वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको सिर्फ इस बिना पर गिरफ्तार किया गया कि जो पहले आरोपी थे वो बाद में गवाह इसलिए बन गए क्योंकि उनको बेल दे दी गई, और ये सभी गवाहों का जो संबंध है दीपक वो भी बता रहे कि बीजेपी से है। अब आज से जो सुनीता केजरीवाल मैदान में उतरेंगे उसका कितना असर अब चुनाव में नजर आता है, इस पर लगातार हमारी नजर होगी। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो गए हैं, अब 5 दौर का मतदान और बाकी रह गया है, लेकिन अभी तीसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी बीच आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें अमेठी और रायबरेली की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। ये बैठक आप जान लीजिए कि रात 8 बजे दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में होगी। अमेठी और रायबरेली से बड़ी खबर यह है कि सूत्रों के हवाले से जानकारी यह आ रही है, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं और रायबरेली से प्रियंका गांधी मैदान में उतर सकती हैं। अमेठी में एक बार फिर राहुल वर्सेस स्मृति की टक्कर संभव है। बड़ी खबर एक और हमारे पास ये है कि अमेठी रायबरेली पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले हैं। उन्होंने राहुल प्रियंका की उम्मीदवारी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन में कैंडिडेट का पता चल जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए और जो फॉर्म होगा उस पर मैं ही साइन करता हूं, तो जल्द ही इंतजार खत्म होगा। दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं। तो देखिए, राहुल गांधी के अमेठी और प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच में सीएम योगी और स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। दोनों की बात आपको सुनवाते हैं। मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। ये आएंगे और पत्रकार कह रहे हैं कि पहले राम मंदिर जाएंगे। ये वही राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा हैं जिनके परिवार ने देश के न्यायालय में ये दस्तावेज दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। ये वही राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा हैं जिन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकरा दिया। इतना अहंकार। और आज जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बारी आई है तो हमारे आराध्य याद आए। तो आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है रात 8 बजे। कहा यह जा रहा है कि ये पर्दा इससे उठेगा कि अमेठी और रायबरेली से कौन होगा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार। ज्ञानेंद्र कुमार मेरे साथी जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, कांग्रेस पार्टी के सूत्र क्या बता रहे हैं? आज साफ हो जाएगा सस्पेंस कि कौन लड़ रहा है चुनाव अमेठी और रायबरेली से? बिल्कुल पूरी संभावना है लोकसभा चुनाव को लेकर के। आज कांग्रेस चुनाव समिति की आखिरी बैठक है। 317 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 14 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करना बाकी है और उन 14 में से 7 ऐसी सीटें हैं जिन पर उम्मीदवारों का नाम तय किया जाना बाकी है। तो आज की जो सीईसी की बैठक है उसमें इन्हीं 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई जाएगी, जिनमें 5 पंजाब के हैं और 2 अमेठी और रायबरेली यूपी की सीटें हैं, जिन पर पूरे कांग्रेस की नजर है, देश की नजर है कि क्या अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की जो चुनाव समिति है उसने बाकायदा प्रस्ताव पारित करके भेजा हुआ है कि अमेठी से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ें। पार्टी चाहती है कि अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका लड़ें, लेकिन चुनाव समिति की बैठक में ही देखना होगा कि क्या जो संभावना जताई जा रही है इन दोनों नामों को लेकर के, इन दोनों सीटों से क्या उस पर फाइनली मुहर लगती है। हालांकि पार्टी में कुछ लोगों की अलग अलग राय भी है। हम आप दर्शकों को बताएं कि प्रियंका गांधी जो है वो इस बार लोकसभा चुनाव में नहीं उतरना चाहती थी। हालांकि पार्टी
पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की और उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि उन्हें ज़रूर गांधी परिवार के गढ़ से लड़ना चाहिए, रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए। तो आखिरी फैसला क्या होता है इसके लिए 8 बजे तक का इंतजार करना होगा। पूरी संभावना है कि आज जो सीईसी की बैठक है उसमें अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों का नाम तय हो जाएगा और संभावना यही जताई जा रही है कि अमेठी से राहुल गांधी एक बार फिर और रायबरेली से प्रियंका गांधी पहली बार अपनी चुनावी पारी का आगाज करेंगे और इसके मुहर के बाद इंतजार रहेगा कि कांग्रेस का बिल्कुल ठीक है जैनेंद्र, दोनों ही राहुल और प्रियंका अमेठी और रायबरेली से मैदान में उतर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना बनी हुई है। रात 8 बजे का इंतजार है, ये लग रहा है कि मुहर लग जाएगी फाइनल और ऐलान भी कर दिया जाएगा। कम मतदान क्या है रुझान? दूसरे फेज में कम वोटिंग को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि कम वोटिंग होने से बीजेपी के नेता डिप्रेशन में आ गए हैं और मुद्दों पर बात करना नहीं चाह रहे हैं। इनकी 400 पार की जो फिल्म पहले फेज में फ्लॉप हो गई है और दूसरे फेज में तो फिल्म चली ही नहीं। बीजेपी के लोग डिप्रेशन में हैं, सेकेंड फेज के बाद डिप्रेशन में है। अब देश की जनता बोल रही है कि मोदी जी जो है मुद्दे की बात करना मुश्किल है, मोदी जी हैं तो नौकरी मिलना मुश्किल है, गरीबी हटाना मुश्किल है, विकास की बात करना मुश्किल है। मोदी जी ने वो फिर से वही बात पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, रोजगार, गरीबी, किसान, महंगाई, इन पे बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ बात करना आता है उनको? वो केवल समाज में जहर बोना, यही उनका काम है। अब देश की जनता पहचान चुकी है। 400 का नारा भूल ना गए मोदी जी, एक बार भी अब सेकेंड फेज होते होते 400 का नारा भूल गए। हमने पहले ही बोला था 400 फिल्म का फर्स्ट फेज में ही जो फिल्म था वो सुपर फ्लॉप हो गया। दूसरे चरण में कम वोटिंग पर जहां आरजेडी ने बीजेपी को घेरा है तो पाटलिपुत्र के बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने दावा किया कि 400 पार के लक्ष्य को कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही मिलकर देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। जो कांग्रेस की सोच है वही राष्ट्रीय जनता दल की सोच है। ये दोनों मिलकर के बिहार सहित देश को बर्बाद करना चाहते हैं। देश ने देखा है 10 सालों में और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे काम के बल पर, हमारी नीति, हमारा नेतृत्व, हमारी सोच, उसके बल पर हम इस चुनाव में आए हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से मैंडेट मिल रहा है बिहार में, देश में कोई रोक नहीं सकता 400 पार। बिल्कुल 400 पार होगा। तो दूसरे फेज में कम मतदान को लेकर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। अब आइए दूसरे फेज का मतदान ग्राफ क्या है वो जल्दी से आपको हम बता दें। 2019 से 2024 में कितना ग्राफ घटा के वो आप देखिए। 2019 में वोटिंग परसेंटेज था 70.10 यानी कि 70.10%। 88 सीटों पर कल वोटिंग हुई है। 2024 में 68.48% मतदान हुआ है, यानी कि 2019 से 2024 आते आते 1.62% मतदान कम हुआ। और देखिए यूपी की बात करें, सबसे बड़ा सूबा लोकसभा चुनाव के लिहाज से 2019 में 62.18% मतदान यहां पर हुआ था और 2024 में आप देख रहे हैं 54.85% मतदान यहाँ पर हुआ है और कमी जो आई है 7.33% की। यह उत्तर प्रदेश का डेटा। इसके बाद बिहार की हम बात करें, 2019 में 62.93% मतदान यहाँ पर हुआ था। 5 सीटों पर कल वोटिंग हुई और 5 सीटों में 2024 यानी कि कल जो वोटिंग हुई उसमें 57.81% मतदान हुआ। कमी आई है 4.41% की। तो ये 5 सीटों पर बिहार के 2019 और 2024 में ग्राफ कितना घटा है। मध्य प्रदेश की बात करें, 2019 में 67.67% मतदान हुआ। 6 सीटों पर कल जो वोटिंग हुई वहां 58.26% मतदान हुआ है। जो कमी आई है वोटिंग में वो 9.41% है। ये एमपी का डेटा। इसके बाद राजस्थान आप देखिए, 13 सीटों पर वोटिंग कल हुई और 2019 में यहाँ पर वोटिंग हुई थी 68.42% और 2024 यानी कि कल जो वोटिंग हुई 64.07% मतदान यहाँ पर हुआ। जो कमी आई है 4.35% की।
इसके बाद पश्चिम बंगाल 3 सीटों पर कल वोटिंग हुई। 2019 में 80.66% मतदान यहां पर हुआ था। 24 में यानी कि कल जो वोटिंग हुई 73.78% मतदान हुआ है, जो कमी आई है 6.88% की। ये पश्चिम बंगाल का डेटा। इसके बाद असम आ जाइए। असम की 5 सीटों पर कल वोटिंग हुई। 2019 में 81.26% मतदान यहां पर हुआ और कल जो वोटिंग हुई 77.35% मतदान कल हुआ और 3.91% की कमी कल के वोटिंग में आई है 2019 से। जम्मू कश्मीर की एक सीट पर कल वोटिंग हुई। 2019 में यहां 72.50% वोटिंग हुई थी और 2024 यानी कि कल जो वोटिंग हुई उसमें 72.32%। ये मामूली सा ग्राफ घटा के 0.18% जम्मू में। तो अलग अलग हिस्सों में देश के जहां जहां वोटिंग हुई और 2019 के बाद 2024 में कितना ग्राफ ऊपर नीचे हुआ है। 2019 में महाराष्ट्र की 8 सीटों पर 62.81% मतदान हुआ और कल जो वोटिंग हुई उसमें 59.63% मतदान हुआ है। 3.18% मतदान में कमी आई है। और देखिए तीसरे फेज की अब बात करें, क्योंकि 2 फेजेस के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब तैयारी हो रही है तीसरे फेज की। बड़ी खबर आपको जल्दी से हम बता दें। गुजरात के वलसाड में प्रियंका गांधी ने आज बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी नेताओं को संविधान वाले बयान पर घेरा, तो महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भी प्रियंका ने उठाया। भाजपा के कई नेता, कई मंत्री, कई जो चुनाव के उम्मीदवार हैं, जगह जगह में जाकर कह रहे हैं कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। देखा है आपने, सुना है, टीवी पे देखा। अच्छा, वो सब कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इनका इतिहास देखो और देखो कि किस तरह से ये लोग पिछले 10 सालों से किस तरह से इन्होंने इस देश में अपना राज चलाया है, तो जो करने जा रहे हैं वो बात हमेशा वो अपने छोटे नेताओं से, मंत्रियों से कहीं कहीं बुलवा देते हैं और सबसे पहले शुरू में उस बात को नकारते हैं। देखिए, फिरोजाबाद की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नया भारत केवल राम मंदिर नहीं बना था। सीएम योगी ने यह बात कही है, आतंकवादियों का राम नाम सत्य भी करता है ये नया भारत। उन्होंने इस बात का जिक्र किया अपनी रैली में। उन्होंने कहा कि सिर्फ राम मंदिर नहीं बनवाते बल्कि आतंकवादियों का राम नाम सत्य भी होता है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। आप याद करिए कांग्रेस के समय में क्या होता था। जब यूपीए की सरकार थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने बिना मांगे उन्हें समर्थन दिया था। तब आतंकी विस्फोट होते थे और कहा जाता था कि इस आतंकी विस्फोट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी, अच्छा देखेंगे। यही उनका जवाब होता था। आतंकवाद से लड़ने की सामर्थ्य नहीं थी। और बहनों और भाइयों, आज आतंकी घटना की बात तो दूर, कहीं जोर से पटाखा भी फट जाता है ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये जो परिवर्तन आया है, जो सुरक्षा का माहौल बना है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज पाकिस्तान या देश का दुश्मन भारत की सीमा में नहीं घुस सकता। उसे मालूम है घुसपैठ करेंगे तो काम तमाम हो जाएगा। पहले से उसे पता है, उसे मालूम है कि अगर उसने कुछ भी ऐसी जरूरत की जो भारत की संप्रभुता और भारत की सुरक्षा के खिलाफ होगा, तो ये नया भारत है केवल राम मंदिर ही नहीं बनाता है, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करना जानता है।
तो तीसरे फेज का चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है और रैली के माध्यम से एक दूसरे पर वार पलटवार भी किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, बात संदेश खाली की करते हैं। संदेश खाली को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सीबीआई की प्रेस रिलीज का हवाला देते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, शेख शाहजहां के एक सहयोगी से एक कोल्ट आधिकारिक पुलिस रिवॉल्वर बरामद किया गया है, जिसका पश्चिम बंगाल विधानसभा के पटल पर ममता बनर्जी ने बचाव किया था। ये कई गंभीर प्रश्न उठाता है। शेख शाहजहां के एक सहयोगी से एक कोल्ट आधिकारिक पुलिस रिवॉल्वर बरामद किया गया। ये अमित मालवीय का एक्स पर पोस्ट है, जिसका पश्चिम बंगाल विधानसभा के पटल पर ममता बनर्जी ने बचाव किया था। ये कई गंभीर प्रश्न उठाता है। पुलिस की रिवॉल्वर शेख शाहजहां जैसे अपराधियों तक कैसे पहुंची, ये सवाल वो उठा रहे हैं। क्या ये राज्य शस्त्रागार से चोरी हुआ था? क्या इसकी कभी सूचना दी गई? और साथ ही राज्य शस्त्रागार से कौन कौन से हथियार गायब हुए हैं? बंगाल के डीजीपी से हिरासत में पूछताछ से इस पर रोशनी पड़ सकती है, वो कह रहे हैं। या इससे भी बदतर, क्या गृह मंत्री के रूप में ममता बनर्जी के अधीन पश्चिम बंगाल पुलिस अब एक फलते फूलते आतंकी सिंडिकेट का हिस्सा है, जो देश में तस्करी कर लाए जा रहे अवैध विदेशी हथियारों का कारोबार करता है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि शेख शाहजहां सिर्फ बलात्कारी ही नहीं है, बल्कि आतंकवादी भी वो था। लेकिन अंतिम जवाबदेही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है, जो बंगाल में पुलिस विभाग के लिए जिम्मेदार है। अब उन्हें इस पूरे ही मामले पर बोलना ही होगा। ये अमित मालवीय का एक्स पर पोस्ट है और इस पोस्ट के जरिए वो पश्चिम बंगाल की सरकार पर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर हो रहे हैं। तो उन्होंने पोस्ट किया है और सीधे सीधे शेख शाहजहां को लेकर ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हीं को ललकार रहे हैं। देखिए, बंगाल के संदेश खाली को लेकर सियासत गर्म है। एक और टीएमसी छापेमारी को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार पलटवार कर रहे हैं। में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के घर और गाड़ियों में भी कैश वगैरह सब मिला है, तो उनको लेके भी तो बोलना चाहिए था ना। कोई ये सब होना नहीं चाहिए। अब संदेश खाली के ऊपर टूट पड़े हैं ये लोग। उनको ये भी मालूम है कि संदेश खाली कौन से लोकसभा को बिलोंग करता है, शायद वो नाम भी नहीं मालूम होगा कि बशीरहाट का है। बशीरहाट की जनता के ऊपर छोड़ दीजिए ना। 4 जून को रिजल्ट तो देखिए, कितने लाख वोटों से बशीरहाट जिताएगी तृणमूल कांग्रेस को। देखिए, संदेश खाली बहुत ही खतरनाक मोड़ पे जा रहा है। पहले तो इतने कंट्रोवर्सी हुआ, महिलाओं के साथ रेप तक के मामले आए, उसके बाद ड्रग्स का रैकेट वहां पे आया, उसके बाद ये आर्म। तो ये सवाल उठ रहा है कि संदेश खाली जैसी ऐसी छोटी जगह पे ये आर्म्स क्यों रखे, किस लिए? जो हथियार की जखीरा बरामद हुआ है, एक टीएमसी के लीडर के रिलेटिव के घर से हुआ है, तो क्यों ये लाके रखा गया था, तो वो लोग ही बता पाएंगे। सीबीआई ने ऑफिशियल कोई ब्रीफ नहीं किया और कोई तस्वीर, कोई डॉक्यूमेंट्स अभी हम लोग नहीं देखा। तो हम लोग ये देखना होगा कि ये बदनाम करने के लिए हमारा कोई अपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया, वहां पर भेज दिया, फिर सीबीआई चाह रहा है रिकवरी। ये एक नाटक है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर सचमुच कोई आर्म्स है, अगर हो सकता है हमारा दुश्मन किसी पार्टी और कोई कंस्पिरेसी ने वहां पर वो आर्म्स भेज दिया, पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो अपराधियों से घिरी हुई सरकार है। वहां अपराधियों के बलबूते पर ममता जी की सरकार चल रही। इतने हथियार मिलते हैं। ममता सरकार को तो एक तरह से वहां राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए, जिस ढंग का कारनामा वो कर रहे हैं। तो संदेश खाली को लेकर, शेख शाहजहां को लेकर पक्ष और विपक्ष यानी कि टीएमसी और बीजेपी की ओर से नेताओं के बयान आपने सुने।